इस वीडियो में एक ऐसे टॉपिक पर बात करूंगा जो बहुत से लोगों के लिए ज़रूरी है, जो भी ये वीडियोस देखते हैं, जिनको कि किसी तरह के कोई मेंटल डिसऑर्डर है, खासकर कि युवा लोग जो कि किसी तरह के एंट्रेंस एग्जाम की तैयारियां कर रहे हैं। बहुत कॉमन इशू है और अगर इस टॉपिक पर बात ना की जाए या इसके ऊपर एक सही समझ डेवलप ना की जाए तो बहुत से गलत डिसीजन लिए जा सकते हैं। इसलिए इस विषय पर थोड़ी डिटेल में डिस्कशन ज़रूरी है। वो सभी लोग जो स्टूडेंट्स हैं, ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन कर चुके हैं और एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, खासकर कि जो डिफिकल्ट एग्जाम्स हैं जैसे कि यूपीएससी नीट का एग्जाम, जेईई का एग्जाम या नेट का या सीजीएल का या कोई भी दूसरा ऐसा पीएससी का एग्जाम जिसके लिए 2-4 साल तक कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, पढ़ाइयाँ करनी होती हैं, कोचिंग ज्वाइन करना होता है, काफ़ी सारा स्टडी मटेरियल इधर उधर से रेफर करना होता है और कई घंटों की पढ़ाई चाहिए हर रोज़ ताकि वो इन एग्ज़ाम्स को क्लियर कर सकें। ऐसे स्टूडेंट्स अगर उन्हें मेंटल हेल्थ इश्यूज़ हैं, खासकर कि ऐसे मेंटल डिसऑर्डर्स हैं जो कि थोड़े क्रोनिक नेचर के हैं, जिसके लिए वो दवाएं ले रहे हैं, जिसमें दवा ठीक ठाक रिजल्ट ला रही है, बहुत अच्छा उनकी ये बीमारी क्योर नहीं कर रही है, ऐसे लोगों के लिए कुछ सावधानियां रखनी जरूरी हैं कि वो अपने लाइफ में किस तरह के डिसीजंस लें और किस तरह के रास्ते पर आगे चलें, क्योंकि उनका हर डिसीजन उनके मेंटल हेल्थ इश्यूज को कॉम्प्लिकेट कर सकता है और उनकी रिकवरी को डिले कर सकता है। जैसा कि टाइटल में आपने पढ़ा कि अगर आपको मेंटल डिसऑर्डर है तो आपको एंट्रेंस एग्जाम नहीं देना चाहिए। अब ये बात सुनकर बिल्कुल उल्टी लगती है। ऐसा लगता है कि भाई कोई साइकोलॉजिस्ट है तो वो तो हमें मोटिवेट करेगा, वो तो ये बताएगा कि अच्छा एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कैसे करें अगर आपको मेंटल डिसऑर्डर हो। हालांकि वो भी एक डिस्कस करने वाला टॉपिक है, उस टॉपिक पर कोई और वीडियो में बात करूंगा, पर पहले इस टॉपिक पर बात करना जरूरी है, इन इश्यूज को हाईलाइट करना जरूरी है, क्योंकि मेंटल डिसऑर्डर के रहते बहुत से युवा गलत डिसीजन ले लेते हैं और ऐसे एंट्रेंस एग्जाम के चक्कर में पड़े रहते हैं जिसमें उनका सक्सेस नहीं मिल रहा या जिसमें कई सालों की मेहनत करनी पड़ती है और बावजूद इसके गारंटी बहुत कम है कि वो क्वालिफाई कर भी पाएंगे या नहीं, क्योंकि उसमें जो ओवरऑल जो आंकड़ा है लोगों का क्वालिफाई होने का वो बहुत थोड़ा सा होता है। इस वीडियो में मैं जिस आइडिया या जिस अप्रोच के ऊपर बात करूंगा उसके लिए बहुत से लोग एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे। बहुत से लोगों को लगेगा कि जैसे डीमोटिवेट किया जा रहा है, जैसे कि नेगेटिव बातें की जा रही हैं, और अक्सर मैं अपने चैनल पर थोड़ी उल्टी बातें करता हूं, क्योंकि उल्टी बातें करके कई चीजें हमें ज्यादा अच्छे से क्लियर हो सकती हैं। सीधे तौर पर कोई चीज बताई जाए वो कई बार हमें समझ नहीं आती, और वैसे भी मेंटल हेल्थ इश्यूज चल रहे हो तो दिमाग हमारा ऑलरेडी बहुत सी चीजों को पहले ही समझ चुका होता है, पर फिर भी बदल नहीं पाता खुद को। क्यों? क्योंकि सीधे तौर पर अगर कोई चीज समझाई जाए तो वो हमें हजम नहीं होती, हमारा मेंटल हेल्थ इशू हमें उसे एक्सेप्ट करने नहीं देता। मतलब हमें थोड़ा टेढ़े रास्ते से जाकर चीज समझनी पड़ेगी। डूज एंड डोंट्स होते हैं, मतलब ये करो ये मत करो, तो ज्यादातर कहेंगे कि ये करो, डूज पे फोकस करेंगे। मैं यहां पर डोंट पे फोकस करूंगा कि क्या नहीं करना। अब पहले एक डिस्क्लेमर दे दूं कि ये वीडियो हर स्टूडेंट के लिए नहीं है। बहुत से लोग हैं, बहुत से स्टूडेंट्स लोग हैं, चाहे वो 20-22 साल के हों या 28-30 साल के या उससे बड़ी उम्र के, जो किसी ना किसी तरह के एग्जाम दे रहे हैं। अब इस वीडियो में ये नहीं कहा गया कि उन सब लोगों को एक ही राय माननी चाहिए या ये वीडियो में जो डिस्कस किया जाएगा वो सब लोगों पर एप्लीकेबल है। ऐसा कभी नहीं होता, ऐसा किसी भी वीडियो में ना दावा किया जाता है, ना किया जा सकता है ऐसा कोई दावा, और ना ऐसा रियलिटी में होता है। इसलिए जो भी बात कही जाएगी वो थोड़े से लोगों के लिए कही जाएगी। इसीलिए अपनी बुद्धि विवेक चेतना का इस्तेमाल करना है और सही डिसीजन लेने के लिए ढंग से समझना है। बस इस वीडियो से आपको ये आइडिया मिलेगा कि हाँ ऐसा भी किया जा सकता है, शायद मैं अपनी लाइफ में गलत कर रहा हूं या गलत कर रही हूं और शायद मुझे इस ढंग से भी सोचना चाहिए। क्योंकि आप जिस दौड़ में लगे रहते हैं कि बस ये एग्जाम क्लियर हो जाए, अगली बार कर लेंगे, दूसरे ट्रायल में करेंगे, तीसरे बार करेंगे, अगली बार और अच्छी मेहनत करेंगे, ये जो दौड़ है ये आपकी चलती रहती है। इसीलिए सही डिसीजन लेना जरूरी है। सही समय पर अगर रुक जाएं तो वो ज्यादा हेल्पफुल होगा। कई लोग हैं जिनकी बीमारी माइल्ड लेवल की है, थोड़े बहुत ही मेंटल हेल्थ स्ट्रगल से गुजर रहे हैं। कुछ लोगों की मेंटल डिसऑर्डर सीवियर लेवल की है, उनके ये जो मानसिक तनाव है ये काफी गहरा है, काफी ज्यादा उनकी लाइफ को इफेक्ट करता है। तो वहीं कुछ लोग हैं जो कि किसी क्रोनिक मेंटल इलनेस से गुजर रहे हैं, कई सालों से दवाइयां ले रहे हैं, थेरेपी भी ली है, कुछ ना कुछ ट्राई करते रहते हैं।
तो वहीं कुछ लोग हैं जिनको कुछ महीनों से या कुछ हफ्तों से ही मेंटल डिसऑर्डर है। इसीलिए हर तरह के लोगों पर यह वीडियो एप्लीकेबल नहीं होगी। मोटे तौर पर यह वीडियो कुछ ऐसे लोगों पर एप्लीकेबल होगी जैसे कि उनको क्रोनिक बीमारी हो, दवाइयां लेकर भी असर ना आया हो, खुद पर भी काफी सेल्फ हेल्प स्ट्रेटेजीज लगाई हो पर वो काम ना की हो, थोड़ा बहुत काम कर गया ठीक है बट ज्यादा असर ना आया हो, दिन भर में घर पे पड़े रहते हो, ज्यादा कहीं बाहर आना जाना नहीं है, सारा दिन बैठ के बस मोबाइल चलाते हैं, वीडियोस देखते हैं, कभी मेंटल हेल्थ की, कभी मोटिवेशनल वीडियोस, तो कभी किसी टीचर या किसी कोचिंग वाली वीडियोस। नींद का और जागने का, उठने बैठने का कोई हिसाब किताब नहीं है, हेल्दी लाइफस्टाइल वाली चीजें भी ज्यादा नहीं करते, या करते भी हैं तो भी उसका कुछ खासा असर नहीं आता, बस जैसे तैसे उसे डेली रूटीन में ऐड किया हुआ है। जिन लोगों के फैमिली में किसी ना किसी तरह के मेंटल इश्यूज चल रहे हैं, किसी पेरेंट को, किसी भाई या बहन को मेंटल हेल्थ के कुछ इश्यूज हैं, जिनका तनाव भी काफी हद तक झेलना पड़ता है, तो अगर आप किसी ऐसी सिचुएशन में फंस चुके हैं जहां पर फंसा हुआ तो महसूस कर रहे हैं, कोई अच्छा रास्ता, क्लियर रास्ता दिखाई नहीं दे रहा, ऐसे में आप कोशिश कर रहे हैं कि बस ये एंट्रेंस एग्जाम क्लियर हो जाए, इस बार हो जाए नहीं तो अगली बार हो जाए, किसी तरह से इसे क्लियर कर ही लेना है, इस एंट्रेंस एग्जाम के ऊपर ही मेरा पूरा करियर, मेरा पूरा भविष्य टिका है, मैंने बड़े सारे इधर उधर के काम करके देख लिए पर संतुष्टि नहीं आती, मुझे ये क्लियर ही करना है एग्जाम, तभी मेरी लाइफ के अंदर कुछ बड़ा होगा, लाइफ किसी ठिकाने लगेगी, मेरे आसपास के बहुत सारे दोस्त, मेरे जान पहचान के लोग, मेरे गांव के, शहर के लोग इस एंट्रेंस एग्जाम के पीछे दौड़ रहे हैं, इसके लिए मेहनत कर रहे हैं, मुझे भी करना ही है, मेरे माता पिता का मान सम्मान इसी एग्जाम पर टिका है। अगर ऐसी सोच रखते हो तो आपके लिए वीडियो एप्लीकेबल है और आप में से ज्यादातर लोग इसी कैटेगरी के होंगे। अब मेरी जो मेन बात जिस पर मैं आना चाहूंगा वो ये कि अगर आप ऐसी किसी कंडीशन में हैं तो आपको एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करना छोड़ देना पड़ेगा, छोड़ देना चाहिए। ज्यादातर ये जो युवा हैं ये अपने जो भी मेंटल डिसऑर्डर्स डेवलप करते हैं वो 15 से 25 के एज ग्रुप में ही डेवलप करते हैं। यही पूरे दुनिया भर का डेटा है, पूरे दुनिया भर का रिसर्च ने यही दिखाया है कि युवावस्था, जिसे एडोलेसेंस कहते हैं या यंग एडल्ट्स बोलते हैं जिनको, मतलब जो पूरी तरह से एडल्ट नहीं है, बस अभी अभी एडल्ट होना शुरू हुए हैं। सरकारी तौर पर तो 18 साल की उम्र में आप एडल्ट हो गए, पर साइकोलॉजिस्ट, न्यूरोलॉजिस्ट, साइकेट्रिस्ट की नजर में आपकी जो युवावस्था है वो करीब 10 से 15 साल की होती है। कर कुरा के आप 12-14 साल की उम्र से युवा होना शुरू हो चुके होते हैं और 24, 25, 28 साल की उम्र तक आप युवा ही रहते हैं, चाहे आपको 18 की उम्र में कोई एडल्ट बोल दे। तो वोट तो आप दे दोगे, ड्राइविंग का लाइसेंस भी मिल जाएगा, बहुत सारे काम आप 18 के बाद कर पाओगे, पर मनोचिकित्सा, मनोवैज्ञानिकों की नजर में आप अभी भी सिर्फ एक बच्चे, एक युवा हो, और यही वो एक एज होती है जहां पर ज्यादातर मेंटल हेल्थ इश्यूज शुरू होते हैं। अब गड़बड़ क्या हो जाती है कि यही वो एज है जहां पर बच्चे जो है अपनी एजुकेशन पूरी कर रहे हैं, 12th क्लास पास हो रही है, 10th भी हो रही है 15, 18, 17 की उम्र में, फिर उसके बाद कॉलेज लाइफ भी इसी एज ग्रुप में निकलती है। कॉलेज का अपना तनाव रहता है, दोस्त बनाना, दोस्तों के साथ नए तरह के संबंध बनाकर एडजस्टमेंट्स करना, क्लासरूम के अंदर, कॉलेज के अंदर, कोर्स के अंदर। कई बार कोर्स अपने मन मुताबिक नहीं लेते, ग्रेजुएशन चाहते किसी सब्जेक्ट में थे करना पर करना कुछ और पड़ रहा है, वहां पर फिर एडजस्ट करो, उसके लिए खुद को मोटिवेट करो। फिर अपने कुछ पर्सनल इंटरेस्ट होते हैं, मैं तो ये हॉबी रखती हूँ, मुझे ये करना है, मुझे पढ़ाई का भी लोड लेकर चलना पड़ रहा है, ये काम भी करने पड़ रहे हैं, मेरी इच्छाएं नहीं पूरी हो पा रही, माता पिता के कहने की वजह से मैंने ये वाला कोर्स ले लिया। इनफैक्ट इसकी शुरुआत तो 11th-12th में ही हो जाती है। कई बच्चे अपने मनपसंद सब्जेक्ट्स नहीं चुनते। 11th में जो साइंस ले रहा है या कॉमर्स ले रहा है, कई बार उनका कोई और सब्जेक्ट लेने का मन था, मतलब कोई और स्ट्रीम में जाना चाहते थे। तो कहीं ना कहीं ये जो स्ट्रगल्स होती हैं करियर को लेकर, एजुकेशन में कहाँ आगे बढ़ना है, क्या चॉइसेस करनी है, किन लोगों से दोस्ती की जाए, किस माहौल में रहा जाए, अपने शहर में रहकर पढ़ाई करें, किसी दूसरे शहर में जाएं, करस्पॉन्डेंस से, ओपन स्कूल से करें, इग्नू से या किसी और ओपन वाले किसी इंस्टीट्यूट से, या फिर रेगुलर कॉलेज में जाएं, इसके भी अपने समस्याएं होती हैं, क्या डिसीजन लेना है क्या नहीं। तो ऐसे बड़े सारे डिसीजन से गुजर रहा होता है एक युवा, जिसको कि अपना करियर इस एज ग्रुप में बनाना है जहां वो 18, 20, 22 के एज के आसपास खुद को खड़ा देखता है। फिर इसके बाद गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के इश्यूज, उनकी एक अलग समस्या, उसमें सारा टाइम दिमाग जा रहा है, चैटिंग कर रहे हैं इंस्टा पे, व्हाट्सएप पर, सारा टाइम उधर ध्यान ऑक्यूपाइड हो गया। अब रिलेशनशिप है, उसको हल्के में भी नहीं ले सकते, गिल्ट आएगा, अफसोस होगा, कॉन्फिडेंस इश्यूज आ जाते हैं इस वजह से, नींद खराब हो जाती है, सुबह टाइम उठते जागते उसी इंसान के बारे में सोचते हैं, उसके बारे में कुछ ड्रीम करते हैं, प्लान करते हैं, वहां पर काफी सारा समय चला जाता है। फिर इसी के साथ इन्हीं अगर इश्यूज की बात की जाए तो वहां पॉर्न एडिक्शन आ जाता है, मास्टरबेशन की आदतें पड़ जाती हैं, हस्त मैथुन कर रहे हैं, उसमें सारा दिमाग चला जाता है, टाइम जाता है उसके अंदर बहुत।
पॉर्न एडिक्शन की वजह से पॉर्न देखने की जो लत पड़ जाती है, आदत हो जाती है, उसमें काफ़ी समय निकल जाता है। तो ये सारे इश्यूज मोस्टली इस एज ग्रुप में शुरू हो जाते हैं। अब इसी के साथ मान लो घर के अंदर कलेश हैं, माँ बाप की बन नहीं रही, घर में किसी भाई बहन के साथ कोई समस्याएं चल रही हैं, उसके बिहेवियर इश्यूज हैं, मेंटल हेल्थ इश्यूज हैं, उनका अलग कलेश रहता है। परिवार से जो पूरा जो कलेश बचपन से देखते हुए आए हो, उसका एक स्ट्रेस अपने ऊपर लेकर चल रहे हो। फादर अल्कोहलिक, ड्रग एडिक्ट हो सकते हैं, घर पे मारपीट का माहौल बना रहता है, नेग्लेक्ट रहता है घर पे। एक पर्सन है जो कि पूरे घर को अपने हिसाब से चला रहा है, या माता पिता साथ ही नहीं रहते, तलाक हो गया है या किसी वजह से दूर हो गए हैं, तो एक ही पेरेंट को सारी जिम्मेदारियां उठानी पड़ रही हैं, उसका अपना लोड है, उसके ऊपर उम्मीदों का बोझ। क्योंकि पेरेंट्स के साथ रहेंगे, पेरेंट्स भी चाहते हैं कि आप एक तरह का करियर बनाओ, एक तरह की लाइफ सेट करो, उसका अपना एक प्रेशर लेके बैठे हो कि मुझे अपने माता पिता का सपना पूरा करना है, मुझे ये एग्जाम पूरा करना है, मैं आईएएस बनूंगा, आईएएस बनूंगी, यूपीएससी क्लियर होगा, उसके बाद हमारे परिवार की गरीबी मिटेगी, हमारा सोसाइटी में स्टेटस बनेगा। ये स्टेटस और गरीबी का प्रेशर लिए बैठे हो। फ्यूचर में किस घर में, किस परिवार में, किस लड़की या लड़के के साथ शादी होगी, इस पर बहुत ज्यादा टिका है कि आपका करियर किस लाइन पर बने, क्या एग्जाम्स आप देते हो, कितनी मेहनत करते हो। तो ये एक अलग प्रेशर है जो आप लेकर चल रहे हो, क्योंकि फ्यूचर का भी सोचना है, पास्ट में माता पिता का सोचना है, माता पिता ने कितनी मेहनत करी, कहाँ का कहाँ आपको लेकर आए, आपको अच्छे स्कूल में शिक्षा दी, पूरा टाइम पूरी फुर्सत दे रहे हैं ताकि आप अपने एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर पाओ। उसका पूरा एक लोड रहता है आपके ऊपर, उम्मीदों को पूरा करने का। फिर आपने कमिट कर दिया कि हाँ भाई मैं इस एग्जाम की तैयारी कर रहा हूँ या कर रही हूँ, फिर करना ही पड़ेगा क्योंकि 4 लोगों को बता रखा है भाई बेटा मेरा जो है यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, बेटी जो है उसने इस कोचिंग में जाकर वहां उस शहर में जाकर रह रही है क्योंकि वो इस तरह का एग्जाम देना चाहती है। उस चीज का लोड कि घर जाएंगे वापस जाएंगे तो क्या मुंह दिखाएंगे कि एग्जाम में पास नहीं हो पाए, एग्जाम क्लियर नहीं कर पाए, इसलिए 2 3 4 5 6 ट्रायल जितने भी हो रहे हैं उनको देते रहो ताकि घर जाके, गांव जाके, शहर जाकर 4 लोगों को बता पाओ कि देखो हमने ये एग्जाम क्लियर कर लिया। अब ये सारे प्रेशर्स एक बच्चा अपने ऊपर लिए रहता है और इस एज में मेंटल हेल्थ इश्यूज के साथ ये इन तरीके की समस्याएं, चिंताओं से भी डील करता रहता है। तो एक तरफ तो आपको मेंटल हेल्थ स्ट्रगल से डील करना है, डिप्रेशन है, ओसीडी है, साइकोसिस है, बायपोलर है, एंजाइटी डिसऑर्डर है, डिसोसिएटिव डिसऑर्डर्स हैं, डीपीडीआर जैसे, या एडिक्शन की भी बीमारी अगर पड़ गई है, कोई केमिकल की, ये शराब या गांजा वांजा खाने की कुछ आदत पड़ गई है, इसका अपना एडिक्शन चल रहा है, किसी तरह की फिजिकल डिसेबिलिटी हो सकती है और उसके साथ मेंटल हेल्थ कंडीशन भी आ गई हैं और उसके ऊपर ये एग्जाम का प्रेशर भी है। तो ये एक ऐसा लाइफ का स्टेज होता है जहां पर आपको बाहर की दुनिया का सामना करने में, बाहर की दुनिया के साथ अपना स्टेटस ऊंचा करने के लिए बहुत सारी मशक्कत करनी पड़ती है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। और आपका ब्रेन जो अभी जस्ट डेवलप हो ही रहा है, अभी वो युवावस्था में कदम रखा ही है, और ऐसे टाइम पर आप इन सारी चीजों का स्ट्रेस ले लेते हो। अब ध्यान दें कि मैंने बात करी कि हाँ मेंटल डिसऑर्डर है, उसकी वजह से क्या चैलेंजेस आते हैं। आपको डिप्रेशन से जूझना है, रोज सुबह उठ के अपने को ताकत दिलानी है कि आज पढ़ूंगा, आज मेहनत करूंगा, आज मैं थोड़ा सा ये रूटीन बना लूंगा, जैसे तैसे खुद को मोटिवेट करके 2 घंटा तो पढ़ ही लूंगा। अच्छा वो कोचिंग की कुछ वीडियोस हैं, कोर्स मैंने लिया था, खरीदा था, उसकी कुछ वीडियोस ही देख लूंगी। फिर उसके बाद जैसे तैसे करके अपने को संभालते हो, बीच बीच में कभी नींद लेते हो, कभी घर पे इधर उधर टहलते हो, घूमते हो, छोटा मोटा कोई योगा मेडिटेशन कर लोगे, फिर दोबारा से पढ़ाई में लगोगे या फिर सुस्ती में सारा समय निकलेगा, काफ़ी सारा समय मोबाइल पर चैटिंग करते हुए या स्क्रॉलिंग करते हुए, वीडियो देखते हुए निकाल दोगे। जैसे तैसे करके स्ट्रगल करके 2 3 घंटा या 1 घंटे की पढ़ाई हो जाएगी, उसी से खुद को संतुष्ट कर लोगे। पर जब आप पाओगे कि अच्छा मुझे तो 6 घंटे पढ़ना था, मैंने तो बस 1 या 2 घंटे की पढ़ाई की, ऐसे में आपका स्ट्रेस बढ़ेगा, गिल्ट आएगा, लगेगा कि मैंने सारा समय बर्बाद कर दिया, मैं और ज़्यादा पढ़ लेती, और ज़्यादा अच्छे से फोकस हो जाता मेरा, चलो मैं कुछ वीडियो देखता हूँ, कुछ फोकस बढ़ाने की टेक्निक समझता हूँ, उसमें लग जाओगे, उन टेक्निक्स के ऊपर फिर से विचार करोगे, फिर से एक ही वीडियो को बार बार जाकर देखोगे, कोई किताब रखी होगी पास उसको पढ़ोगे कि कैसे मैं अपना फोकस बढ़ाऊँ, कैसे मैं अपने डिप्रेशन के सिम्टम को हैंडल करूँ, क्योंकि मुझे पढ़ाई के 6 घंटे 8 घंटे निकालने हैं। इस तरह के तनाव से जूझते हुए, मेंटल डिसऑर्डर के सिम्टम से स्ट्रगल करते हुए आप एग्जाम की तैयारी करोगे, तो ऐसे में एग्जाम की तैयारी भी ठीक से नहीं हो रही और उसकी बजाय आप और ज्यादा लोड ले रहे हो और अपने सिम्टम्स बढ़ाए जा रहे हो। तो ये तो रहा डिप्रेशन की बात। फिर इसके बाद एंजाइटी की प्रॉब्लम्स हैं, घबरा रहे हो, जल्दबाजी में हो, टेंशनें आ जाती हैं, वर्स्ट केस सिनेरियो बन जाते हैं कि अगर मैंने एग्जाम पास नहीं किया तो क्या हो जाएगा, अगर फ्यूचर में मेरा एग्जाम क्लियर नहीं हुआ तो बदनामी होगी, मैं कहीं का नहीं रहूंगा, मेरे पास तो कोई और ऑप्शन भी नहीं खुलेंगे इतनी जल्दी, मैंने तो इतना इतना नुकसान कर दिया, इतना इतना टाइम दे दिया, इतना पैसा खर्च हो गया, इतना लोन ले लिया।
तो सारी चिंताएं आपको पकड़ी हुई हैं कि बस इसी टाइम, अभी इसी ट्रायल के अंदर मेरा ये एग्जाम क्लियर होना चाहिए, अगर नहीं हुआ तो पता नहीं क्या होगा, मैं एग्जाम पता नहीं ठीक से दे पाऊँ कि नहीं दे पाऊंगा, मेरे को एग्जाम में बैठकर कहीं नर्वसनेस ना हो जाए, कहीं मैं बिल्कुल ब्लैंक आउट ना हो जाऊं, पता चले मेरे को सवालों के जवाब ही नहीं आ रहे, मेरे को अच्छे से तैयारी करनी है, ज़्यादा पढ़ाई करनी है, क्योंकि मुझे घबराहट हो रही है, चिंता है, मुझे इस एंग्जाइटी से डील करते हुए पूरा टाइम देना है पढ़ाई को, ताकि अच्छे से दिमाग में मेरे ये सारे बातें पड़ें, कहीं मैं कुछ भूल ना जाऊं, अगर भूल गया, सही टाइम पर याद नहीं आया तो मेरा पूरा पेपर ख़राब हो जाएगा, दो चार सवाल भी अगर मेरे ख़राब हो गए तो कहीं मेरा पूरा पेपर ही बेकार हो जाएगा, मेरे मार्क्स कट जाएंगे, मेरा कट ऑफ में मेरा नाम नहीं आएगा, पीछे रह जाऊंगा। तो ये सारी टेंशनें ले रहे हो कि पता नहीं क्या ही हो जाएगा, वर्स्ट केस सिनेरियो सोच रहे हो, हर तरह से ऐसा लग रहा है कि सब बुरा ही होगा, बुरा ही होगा। तो ये जो एग्जाम को लेकर आपकी चिंताएं हैं, और फिर रोजमर्रा के जीवन में आप जो एंग्जाइटी हैंडल कर रहे हो, कभी पैनिक अटैक से बच रहे हो, कभी किसी तरह के स्ट्रेस से अपने को डील करा रहे हो, कभी मन की कोई दूसरी चिंताएं हैं, हेल्थ की चिंताएं हैं, घर वालों की चिंताएं हैं, या अपने फिजिकल सिम्टम्स को लेकर चिंताएं हैं। एंग्जाइटी डिसऑर्डर के अंदर फिजिकल सिम्टम आएंगे, तो फिजिकल सिम्टम की चिंताएं लगी रहेंगी, मेरा हार्ट बीट आज तेज क्यों हो गया, आज मेरा बीपी ऐसा क्यों हो गया, आज ये दवा का ऐसा साइड इफेक्ट क्यों आ गया, आज मेरे पास वो कंसंट्रेशन बढ़ाने की टेक्निक काम नहीं करी, आज मुझसे मेडिटेशन नहीं हो पाई, आज सुबह मेरी नींद नहीं खुल पाई, आज मेरे शरीर में बहुत ज़्यादा तनाव आ रहा है, बहुत मांसपेशियों में दर्द हो रहा है, आज मैंने एक्सरसाइज नहीं कर पाया, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, न जाने कितने कितने तरह से आप ये जो फिजिकल मेंटल सिम्टम्स एक्सपीरियंस कर रहे हो उसका भी बोझ ले रहे हो, पढ़ाई का भी इतना प्रेशर और टेंशन ले रहे हो, तो ऐसे में पढ़ाई भी नहीं हो पा रही है, सारा वर्स के सोच सोच के परेशान हो। शुरू में तो फिर भी आप प्लान बना लोगे कि चलो मेरे पास अभी 6 महीने हैं, आराम से तैयारी करेंगे, पर जैसे जैसे समय बीतता जाता है आपका तनाव बढ़ता जाता है, 1 महीना रह गया, 2 महीना रह गया, अब कैसे डील होगा, अब तो मुझे पैनिक अटैक आ रहे हैं, मेरे को रात को बुरे बुरे सपने आ रहे हैं, दवाइयां भी काम नहीं कर रही, फिर डॉक्टर के पास जाओगे, मेरी दवा चेंज कर दो, मेरी डोज बढ़ा दो, ये दवा में सो ये साइड इफेक्ट दे रही है, क्योंकि जब ज्यादा तनाव आता है, ज्यादा प्रेशर आता है, तो साइड इफेक्ट भी ज्यादा नोटिस में आते हैं। जब ज्यादा टेंशन आएंगी कि मेरा एग्जाम छूट जाएगा, ठीक से तैयारी नहीं हो पा रही, पढ़ाई नहीं कर पा रहा या कर पा रही, तो ऐसे में अपनी दवा काम नहीं कर रही, ये भी चीज नोटिस में आने लगेगी। तब सारे के सारे इलाज फेल होते हुए दिखाई देंगे। 6 महीने पहले, 4 महीने पहले इलाज बड़े सफल हो रहे थे, पर जैसे एग्जाम आया तब इलाज काम नहीं कर रहे, फिर काउंसलिंग लोगे, थेरेपी लोगे, जगह जगह जाके कुछ मेंटल एबिलिटी बढ़ाने की टेक्निक सीखोगे। तो ये सारा का सारा तनाव आप लेते रहोगे सिर्फ इसलिए ताकि आपका ये वाला एग्जाम पूरा हो जाए, और ये एग्जाम आपके लिए एक इम्पॉसिबल सी स्ट्रगल बन जाएगा। फिर ओसीडी, ओसीडी के अपने झंझट, क्योंकि पेशेंट जो है वो अपना सुबह से शाम तक अपना रूटीन बनाएगा, सुबह से लेकर रात तक मेरे को ये सारी चीज़ें फॉलो करनी है, अगर ये चीज़ मेरी फॉलो नहीं हुई, मेरे को इतनी अगर पढ़ाई नहीं हुई तो सब बेकार हो जाएगा, परफेक्शनिस्टिक आइडियल्स रखेगा, परफेक्ट पढ़ाई करनी है, परफेक्ट पढ़ाई के लिए परफेक्ट कंसंट्रेशन चाहिए, एक बार ऐसे पढ़ूं कि बस सारी चीज़ें दिमाग में याद हो जाएं, मेरे को बेस्ट टेक्निक फॉलो करनी है जिससे कि मेरा ये ओसीडी भी दूर हो जाए और मेरी पढ़ाई में भी मैं बहुत अच्छा कर लूँ। मुझे पता है मैं बहुत अच्छा कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, क्योंकि स्कूल में मैं बहुत अच्छा परफॉर्म करता था। ज्यादातर यूपीएससी या नीट या ऐसे एग्जाम्स के लिए कॉलेज टाइम पर या आगे के लिए वो स्टूडेंट्स ज्यादा एस्पायर करते हैं जिनका भरोसा होता है कि हाँ हमने स्कूल में भी अच्छा किया है तो अब भी हम अच्छा कर सकते हैं। हालांकि हर तरह का स्टूडेंट अपीयर करेगा, बट ओसीडी के मामले में ज्यादातर जो स्टूडेंट्स होते हैं वो स्कूल में काफी अच्छा परफॉर्म किए होते हैं, इसीलिए वो अपनी उसी परफॉर्मेंस को आगे कंटिन्यू करते हुए अपने से एक्सपेक्टेशन ज्यादा लगाते हैं कि जब मैं स्कूल के अंदर टॉपर बन गया तो मैं यूपीएससी तो क्लियर कर ही जाऊंगा। अगर मैं स्कूल के अंदर इतना अच्छा परफॉर्म करती थी, मेरे मैथ्स के अंदर, इंग्लिश के अंदर, हिंदी या जो भी सब्जेक्ट्स थे उसके अंदर इतने अच्छे मार्क्स आते थे, यूपीएससी तो मैं ऐसे ही क्लियर कर जाऊंगी। क्यों? क्योंकि उसमें मुझे 1 या 2 ट्रायल करने हैं, मेरे पास तो बहुत अच्छी एबिलिटी है, मेरे को तो सारे लोग तारीफ करते हैं, सबने कहा है तुम तो बड़ी होनहार हो, होशियार हो, तो तुम तो कर ही जाओगी। सब लोग एंकरेज करते हैं कि बेटा इतने होशियार थे, एक बार ये यूपीएससी का एग्जाम जरूर दो। अब आपको है मेंटल हेल्थ इश्यूज, आपको है ओसीडी, 10th क्लास में, 9th क्लास में, 11th क्लास में आपको ओसीडी आया, एक्सपेक्टेशंस वहीं की वहीं है, एक्सपेक्टेशंस पेरेंट्स से ली, परिवार से ली, समाज से ली, रिश्तेदारों से ली, दोस्तों से ली, पड़ोसियों से ली, टीचर से ली, सबका एक्सपेक्टेशन का लोड अब आप कैरी कर रहे हो। एक तरफ ओसीडी से डील कर रहे हो और दूसरी तरफ सबकी एक्सपेक्टेशन का लोड लेकर चल रहे हो। तो ऐसे में क्या होगा? ऐसे में आप परफेक्ट स्टैंडर्ड्स बनाने की कोशिश करोगे। बेस्ट पढ़ाई कैसे हो, पूरा मुझे सुबह से शाम तक पढ़ना है, नींदें खराब कर दोगे, ज्यादा ओवर टाइम पढ़ाई करोगे, ज्यादा एक एक छोटी छोटी डिटेल्स नोटिस करोगे, पढ़ाई कर रहे हो, नोट्स निकाले हैं, एक एक नोट को अंडरलाइन करोगे, एक एक चीज याद करना है, मेरे दिमाग में बैठे, अगर ये मेरे दिमाग से स्किप हो गया तो मैं एग्जाम अच्छा नहीं कर पाऊंगा, ऐसा टेंशन आपको आएंगी। याद हो रहा है या नहीं इसके लिए अपने मेमोरी को बहुत ज्यादा नोटिस करोगे। प्योर ओसीडी वाले केसेस अक्सर पढ़ाई की स्ट्रगल की वजह से ही अपने अंदर ओसीडी सिम्टम्स डेवलप कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि पढ़ाई को लेकर उनके माइंड में जो प्रेशर चल रहा है वो उससे एक परफेक्ट परफॉर्मेंस देना चाहते हैं, और क्योंकि वो नहीं दे पा रहे होते इसलिए अपने को बहुत ज्यादा नोटिस करने लगते हैं और ऐसे में सिम्टम्स डेवलप कर लेते हैं।
तो मेरी मेमोरी ठीक नहीं चल रही, मेरी कंसंट्रेशन ठीक नहीं आ रही, मेरे थॉट्स मेरे को पूरे फोकस में नहीं आ पा रहे, मेरे दिमाग में इधर उधर के विचार आ रहे हैं, इंट्रूसिव थॉट मेरे दिमाग में परेशान कर रही है। अपना पर्सनल डिसिप्लिन बनाने में ही पेशेंट लगा रहता है। फिर ओसीडी के अंदर एक और चैलेंज आता है कि पेशेंट की अक्सर स्पीड स्लो हो जाती है। पेशेंट उतना जल्दी उतना ज़्यादा कंटेंट याद नहीं कर पाता, उसको दिमाग में बिठा नहीं पाता, पढ़ नहीं पाता, क्योंकि वो अपने तरीके से, अपने किसी सिस्टम, अपने किसी पैटर्न के साथ पढ़ाई करना चाहता है, जिस वजह से उसका वो पैटर्न जब तक पूरा नहीं होगा वो अपने को पढ़ाई करता हुआ संतुष्ट महसूस नहीं करेगा। इस वजह से वो अपना एक ही मेथड बार बार रिपीट करता है। उसको हर बार अगर पढ़ाई करनी है तो एक ही तरीके से करनी है। वो बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल नहीं होता, बहुत ज़्यादा रिजिड हो जाता है, और ऐसे में अगर उसका पैटर्न फुलफिल नहीं होगा तो उसको हमेशा लगेगा कि मेरी पढ़ाई अच्छे से नहीं हुई। इस वजह से वो एक ही टाइप की चीज बार बार पढ़ेगा। बार बार पढ़ने की वजह से उसका समय भी जाएगा, उसकी स्पीड स्लो हो जाएगी, और जितना उसको पढ़ लेना चाहिए था उतना वो पढ़ नहीं पाएगा। इस वजह से उसकी पढ़ाई का जो पूरा जो एफर्ट है वो जाया हो जाएगा। लगेगा कि मैं तो 6 घंटे से लगा पड़ा हूं, पर मेरी पढ़ाई जो है वो 1 या 2 घंटे के बराबर हुई है। ऐसे में अगर उसने कहीं देख लिया कि मेरी अटेंशन नहीं बन रही, मेरी कंसंट्रेशन नहीं बन रही, तो उसके दिमाग में बैठ जाएगा कि मेरे को एडीएचडी हो गया है। आजकल ज्यादातर ये ओसीडी पेशेंट्स जिनकी पढ़ाई पूरी नहीं हो पा रही, ढंग से अच्छे से कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे, वो सब अपने को एडीएचडी का डायग्नोसिस दिए बैठे हैं। सबको लगता है कि उनको एडीएचडी है। परफॉर्मेंस उनकी खराब हो रही है, तो ऐसे में उनको किसी ना किसी तरह की एक्सप्लेनेशन खुद को देनी है। वो जो युवा है वो इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करना चाहता, या शायद उसको किसी ने बताया नहीं कि भाई तुम्हारा पढ़ने का तरीका गलत है, तुम ओसीडी के रहते इस तरीके से पढ़ाई मत करो, इस तरह से पढ़ाई करके तुम ज्यादा अच्छा स्कोर नहीं कर पाओगे। पर क्योंकि उसके पास या तो कोई गाइडेंस नहीं है, या वो खुद को ये बात एक्सेप्ट नहीं कराना चाह रहा कि उससे पढ़ाई नहीं हो रही, तो वो खुद को एक फॉल्स होप देता है, एक फॉल्स डायग्नोसिस देता है कि हाँ मुझे एडीएचडी है इसलिए पढ़ाई नहीं हो रही। तो एक तरह का डिफेंसिव अप्रोच बन जाती है, एक तरह का उसका एक एक्सक्यूज, एक तरीका हो जाता है खुद को समझने देखने का कि हाँ मुझे तो एडीएचडी है ना, मुझे तो एडीएचडी का डायग्नोसिस चाहिए। एडीएचडी अगर एक बार पक्का प्रूव हो गया ना, तो इसी वजह से मैं पढ़ नहीं पा रहा। तो एडीएचडी है इस चीज को खुद में नोटिस करने लगते हैं। सिम्टम्स नोटिस करेंगे कि इंटरनेट पर ये सारे सिम्टम्स होते हैं, तो ज्यादा से ज्यादा महसूस करेंगे हाँ ये सारी चीजें मुझ में हैं, सब हो रहा है, सब हो रहा है मेरे साथ। और क्योंकि उनकी मेंटल हेल्थ कंडीशन ओसीडी की वजह से, वैसे ही उनका सारा जो सिस्टम है वो बिगड़ा हुआ है, रूटीन बिगड़ी हुई है, ठीक से काम हो नहीं रहे, एक्चुअल में उनकी कंसंट्रेशन नहीं बन पा रही, तो इस वजह से बहुत आसान होता है उनको खुद को कहना कि उनको एडीएचडी है। बचपन में नोटिस करेंगे, हाँ बचपन में भी मुझे एडीएचडी था, तब भी मेरे को मुश्किल होती थी। कोई आइसोलेटेड इंसिडेंट ढूंढ लेंगे कि हाँ कभी ऐसा हुआ था कि मेरा पढ़ाई में ध्यान नहीं लग रहा था, तो उसको एडीएचडी से जोड़ देंगे ताकि खुद को कन्विंस कर पाए कि हाँ भाई हमें तो एडीएचडी है। तो पेशेंट क्योंकि अपने तरीके को, अपने ऑब्सेशन को नहीं छोड़ पा रहा, इसलिए वो अपने को एडीएचडी का डायग्नोसिस देने में लगे रहते हैं। फिर पेशेंट जो है वो बड़े बड़े स्टैंडर्ड्स बनाता है। 12 घंटे कम से कम पढ़ाई करनी चाहिए, 12 घंटे पढ़ाई नहीं करी, वो एक टीचर ने बोला था यूट्यूब वीडियो में, तो मतलब तुम्हारा क्लियर नहीं हो पाएगा एग्जाम, इसलिए 12 घंटे से कम तो एक्सेप्टेबल ही नहीं है। बस 12 घंटे पढ़ाई क्यों नहीं हो रही मुझसे, मुझसे 10 घंटे हो रही है, मुझसे 4 घंटे हो रही है, मुझसे 6 घंटे हो रही है, मुझे तो 12 घंटे करना है कम से कम। मेरा बस चले मैं तो 18 घंटे कर लूँ, सिर्फ सोऊं और तैयारी करूँ, सोऊं और बस पढ़ाई करूँ। तो इस तरह के जो स्टैंडर्ड्स बन जाते हैं, इस तरह के जो हाई स्टैंडर्ड्स बन जाते हैं, जिसमें लगता है कि मुझे ये परफेक्ट लेवल अचीव करना ही है, इसका भी तनाव ले लेते हैं, क्योंकि इसके तनाव की वजह से वो अपने पढ़ाई के स्टाइल पर, अपने मेमोरी पर, अपने ऊपर काफी ज्यादा डाउट करने लगते हैं। इसी वजह से उनका ओसीडी भी बढ़ जाता है, क्योंकि बैठे बैठे सारा टाइम जब ये सोचेंगे तो ओसीडी भी बढ़ गया, और साथ ही उनकी पढ़ाई भी नहीं हो पाएगी, और जब पढ़ाई नहीं होगी तो वो एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं होगी 12 घंटे वाली, तो इस वजह से वो डिप्रेस हो जाएंगे। तो बहुत से ओसीडी पेशेंट्स डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि उनकी एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं हो रही। इनफैक्ट कई बार तो ये भी होता है कि उन्होंने सबसे मुश्किल एग्जाम का टारगेट सेट कर दिया है, उससे कम में तो बात ही नहीं होगी, करेंगे तो सीधा यूपीएससी, उससे कम में तो बात ही नहीं होगी। इस चीज को भी पेशेंट जो है वो एक्सेप्ट नहीं कर पाता कि शायद उसको कोई दूसरे एग्जाम की तैयारी कर लेनी चाहिए, शायद उसको कोई और कोर्स कर लेना चाहिए, शायद उसको कोई दूसरा कोई जॉब कर लेना चाहिए पहले, शायद थोड़ा टाइम के लिए उसको, जब तक वो ठीक ना हो जाए तब तक 2-4 साल के लिए उसको किसी और जगह मन लगा लेना चाहिए। नहीं, पहले यूपीएससी क्लियर होना है, पहले मेरा नीट क्लियर होना है, और बिल्कुल हाई मार्क्स के साथ, बिल्कुल परफेक्ट स्टैंडर्ड के साथ पूरा होना है, तभी लाइफ आगे सेटल होगी, तभी कुछ कर पाएंगे। और इस चक्कर में कई साल निकल जाते हैं। आए दिन मैं ऐसे पेशेंट से मिलता हूं जिन्होंने 6-6, 8-8 साल दे दिए, ओसीडी के पेशेंट्स की बात कर रहा हूं, जो 6-6, 8-8 साल से एक ही तरह के एग्जाम की तैयारी में लगे हुए हैं, और उसके बाद भी वो कट ऑफ तक पहुंच भी नहीं पा रहे हैं, बट माइंड में एक फितूर बैठा है कि करना तो है। अब देखने से लगेगा अरे कितना मेहनती है बच्चा, अरे कितना डेडिकेटेड है, कितना लगा हुआ है अपने लक्ष्य के लिए।
वो लक्ष्य ही क्या पता गलत चुन लिया हो सकता है अपनी मेंटल हेल्थ कंडीशन आपको अलाउ ही नहीं कर रही उस लक्ष्य को अचीव करने के लिए, या आपका तरीका ही इतना गलत है जिस वजह से आप उसकी तरफ बढ़ नहीं पा रहे, क्योंकि आपके पास कोई गाइडेंस नहीं है, आपके ऊपर ट्रीटमेंट्स काम नहीं कर रहे। इसको लेकर आप दोष तो दोगे, पर साथ ही आपकी कंडीशन भी कहीं ना कहीं आपको इस लेवल पर तैयार नहीं करने दे रही जिसकी वजह से आप वो मोस्ट डिफिकल्ट एग्जाम अपीयर कर पाओ। इसलिए आपके लिए ज्यादा जरूरी होगा कि कुछ फ्लेक्सिबल ऑप्शन चुन ली जाए, कुछ और तरफ ध्यान दे दिया जाए। पर नहीं, ओसीडी आपको अलाउ ही नहीं करेगा। आपको लगेगा पहले मेरी 32 साल की उम्र निकल जाए उसके बाद सोचेंगे, क्योंकि ज्यादातर इन एग्जाम्स की मैक्सिमम एज क्या है, किसी की 28, किसी की 30, किसी की 35। तो पेशेंट्स क्या कर रहे हैं, वो 30-35 की उम्र तक लटके हुए हैं, रुके हुए हैं। नहीं जी, पहले पूरी एज लिमिट निकलने दो। और एक्चुअल में उन सबकी एज निकल भी जाती है। बहुत थोड़े से पेशेंट्स होते हैं इनमें जो निकल जाते हैं। मैं ओसीडी पेशेंट्स की स्पेसिफिकली बात कर रहा हूं, पर बाकी लोगों पर भी एप्लीकेबल होगा। डिप्रेशन के पेशेंट्स के साथ भी यही हो रहा है। पूरी मैक्सिमम एज तक अपने को लगे हुए हैं एग्जाम क्लियर करने के लिए, और ज्यादातर लोगों का नहीं हो पा रहा। क्यों? क्योंकि मेंटल हेल्थ स्ट्रगल्स उनको नहीं करने दे रही एग्जाम्स पास। तो इसका नुकसान किसको हो रहा है? आपकी जॉब टाइम से नहीं लग पा रही, आप कुछ और कोर्स नहीं कर पा रहे, आप कोई और एग्जाम की तैयारी नहीं कर पा रहे, आपका जो डिसऑर्डर है वो भी बढ़ता जा रहा है, आप अपने कंफर्ट जोन में घिर चुके हो, आप कुछ और कर नहीं पा रहे, क्योंकि कुछ भी करने लगते हो लगता है पहले एग्जाम क्लियर कर लूं। पढ़ाई की चीज हमेशा दिमाग में घूमती रहती है। इस चक्कर में आपने अपनी हॉबीज छोड़ दी, दोस्तों से मिलना छोड़ दिया, दोस्त आपके किसी जॉब में लग गए, परिवार बना के बैठ गए, कुछ और करने लग गए। अब आप उनसे भी कट गए, क्योंकि अब उनके साथ आपका कोई तालमेल नहीं बन रहा। उनके लाइफ के गोल्स अलग, आपके लाइफ के गोल्स अलग। परिवार का हमेशा बोझ रहेगा, परिवार के लोग हमेशा बोलते रहेंगे, आपकी रूटीन चेंज हो जाएगी, लाइफस्टाइल चेंज हो जाएगा। परिवार के लोग बोलते रहेंगे टाइम से उठ जाया कर, तभी तेरे को डिप्रेशन है, अपना मोबाइल छोड़ दे, नहीं तो तू पढ़ नहीं पाएगा। परिवार वालों के ताने सुनते रहो सुबह शाम, ताने सुन सुन के अपने को डिप्रेस कर लो, अपने ओसीडी बढ़ा लो, अपनी एंग्जाइटी बढ़ा लो, क्योंकि उनको भी जवाब देना है, उनके भी अगेंस्ट नहीं हो सकते, क्योंकि वो तो अपनी जगह सही है, वो तो माता पिता हैं, वो तो कहेंगे ही। इस तरीके की आइडियोलॉजी बना रखी होती है। तो ऐसे में ना माता पिता को गलत मान सकते हैं ना किसी और को। तो सारा का सारा लोड कौन ले रहा है? तुम ले रहे हो सारा का सारा लोड। डिसऑर्डर भी हैंडल करो, पढ़ाई का भी बोझ लो, दुनियादारी का भी बोझ उठाओ, उनके एक्सपेक्टेशंस को पूरा करो, दुनिया की दी हुई एक्सपेक्टेशंस को पूरा करो कि हाँ मेरे को मेरे टीचर ने बोल दिया था तू तो यूपीएससी क्लियर कर लेगा, बस वो दिमाग में बैठा है कि मेरे टीचर ने बोला था मेरे को। वो टीचर की बोली हुई बात जो उसने किसी भी वजह से बोल दी होगी, भाई मैं अच्छा टीचर दिखना चाहिए, मैंने बोल दिया कि भाई मेरे ये जो स्टूडेंट है ना बहुत टॉप के स्टूडेंट है, ये तो यूपीएससी के लायक है, ताकि कल को जाकर जब वो बच्चा यूपीएससी क्लियर करे तो पैर पड़े कि गुरुजी आप ही ने बोला था मुझे कि मैं यूपीएससी क्लियर कर लूंगा, इसलिए आप ही के मार्गदर्शन से मैंने क्लियर किया है। ताकि वो अपने अहंकार को मजबूत करे, उसके चक्कर में आप उसका बोझ ढो रहे हो, ऐसे ऐसे चक्रों में फंसे हुए हो। न जाने कितने लोगों की एक मनगढ़ंत सी उम्मीदों को पूरा करने में लगे हो और अपने को बोझ में डाले हुए हो। क्यों? क्योंकि ये जो सारी जो युवावस्था में जो एक्सपेक्टेशंस होती है ना, ये खुद की नहीं होती, ये आसपास से मिलती हैं। सबकॉन्शियस लेवल पर भी आपने उम्मीदें ली हैं। जरूरी नहीं आपको किसी ने बोला हो। माता पिता कहते हैं नहीं हमने तो इसको कुछ नहीं बोला, कर ले ठीक है, नहीं होता तो रहने दे। पर अंदर से अरे वो जो बेटी है ना उनकी, उनका ना यूपीएससी में क्लियर हो गया, हाय कितना अच्छा लगता होगा। अरे उसका ना वो जो हमारे रिश्तेदार हैं, उनके जो दोस्त हैं, मित्र हैं, मेरे ऑफिस के जो दोस्त हैं, उनके बेटी का ना नीट में क्लियर हो गया। बोल बोल के दिमाग की कंडीशनिंग भी कर देंगे घर वाले, और फिर कहेंगे हम तो कुछ कहते नहीं, हम तो कोई जोर देते नहीं। मन ललचा रहा है कि दूसरे का बेटा अगर नीट कर गया, दूसरे की बेटी अगर यूपीएससी कर गई तो मेरा बेटा भी कर ले। पर बोल नहीं रहे हम अंदर से मोटिवेट तो कर रहे हैं। बड़ी चालाकी के साथ माता पिता जो है ना वो आपको अपनी उम्मीदें डेल देते हैं, और आप सोचते हो कि हाँ काश मैं भी कर जाऊं तो मेरे पापा भी 4 लोगों को बताएंगे गर्व से मेरे बेटे का यूपीएससी क्लियर हो गया। इसी उम्मीदों को पूरा करने के बोझ में आपके दिमाग की ऐसी की तैसी हो रही है, दवाइयां खा रहे हो सुबह शाम, इधर उधर के डोजेस बदले जा रहे हो, डॉक्टरों को कंसल्ट कर रहे हो, 50 तरह के यूट्यूब वीडियोस देख रहे हो, थेरेपी की टेक्निक काम नहीं कर रही, इसी वजह से क्योंकि ये बोझ डाले हुए अपने ऊपर। अब समझ में आया कि इस वीडियो का टाइटल ऐसा क्यों है? अब रिलेट कर पा रहे हो ना कि कितना बड़ा प्रेशर ले रखा है तुमने। अब अगर मैं डेटा पे जाऊं, जैसा कि YouTube वीडियोस में देखते हो, 0.1% लोगों का यूपीएससी क्लियर होता है। इतने पॉइंट 10 लाख 20 लाख स्टूडेंट्स बैठते हैं, उनमें से थोड़ों का होता है ये नीट और ये सब क्लियर। नीट तो फिर भी ज्यादा लोगों का दिखा देते हैं वो, पर उनमें से जो फाइनल जो सेलेक्ट होते हैं डॉक्टर बनने के लिए जो पढ़ाई कर रहे हैं वो बहुत कम होते हैं। अब यहां पर ध्यान दें कि ज्यादातर ये जो युवा हैं जिनको मेंटल हेल्थ कंडीशन तो है, ये अपनी किसी कमी को पूरा करने के लिए, अपने सेल्फ एस्टीम को बढ़ाने के लिए बड़े बड़े एग्जाम क्लियर करने का टारगेट रखते हैं। एक तो ये साइकोलॉजिकल रीजन होता है। दूसरा, जैसे मैंने हाईलाइट किया कि पेरेंटल या सोसाइटी के एक्सपेक्टेशंस को पूरा करने के लिए हम ये बड़े बड़े टारगेट्स रखते हैं। फिर कहीं ना कहीं उनके सिम्टम्स भी उनको ऐसा मजबूर करते हैं। जैसे बायपोलर के पेशेंट्स में मेनिक टेंडेंसीज होती हैं, कुछ बड़ा करना है, कुछ तूफानी करना है, लाइफ में कुछ बड़ा नहीं किया तो कुछ नहीं हुआ। तो ऐसे में वो इन डिल्यूजन्स की वजह से भी कई बार बड़े बड़े टारगेट्स की तरफ आगे बढ़ जाते हैं।
पॉइंट ये नहीं है कि आप किसी डिफिकल्ट एग्जाम को अप्रोच कर रहे हो, वो करना गलत है। आप मेंटल हेल्थ बुरी होते हुए भी अप्रोच कर सकते हो, पर रुकना नहीं आता आपको। कब रुक जाएं? 3 साल से लगे हुए हैं, कट ऑफ के करीब भी नहीं पहुंच पा रहे, जैसे तैसे करके मुश्किल से तैयारी हो जाती है, फिर भी लगे हुए हैं एग्जाम देने में। आप भी कहीं ना कहीं अंदर से जानते हैं कि शायद आप ये एग्जाम क्लियर नहीं कर पाएंगे, पर फिर भी लगे हुए हैं क्योंकि 4 लोगों को बोल चुके हैं कि भैया हम तो एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, एक बार ट्रायल मार ही लेते हैं। तो इशू ये है कि आप जिस भी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करने के लिए आगे बढ़ते हैं, अगर किसी समय पर लगे कि हाँ आगे नहीं बढ़ा जा रहा, आगे नहीं हो सकता, या अब हमें शायद ये छोड़ देना चाहिए, तो सही समय पर छोड़ने का निर्णय जरूर लें। आप वो निर्णय नहीं ले पाते हैं। क्यों? क्योंकि वो मेंटल हेल्थ इश्यूज जो हैं वो आपके अंदर एक फॉल्स होप बनाए रखते हैं। आपको लगता है अच्छा ये पूरा साल तो बस मेरा ये दवाइयां लेने में, ओसीडी या बाइपोलर से डील करने में निकल गया, इस साल कुछ अलग करेंगे। ठीक है, कुछ लोगों के लिए ये अप्रोच काम करेगी, पर बहुत थोड़े से लोगों के लिए ये अप्रोच काम करती है, क्योंकि आपने ऑलरेडी काफी हाई स्टैंडर्ड रखा हुआ है। आपकी बीमारी ने आपकी कैपेसिटी को कम कर दिया है। आपकी कैपेसिटी कम होने की वजह से अब आपको ज्यादा टफ, ज्यादा डिफिकल्ट चीज की तरफ बढ़ना ही नहीं चाहिए, स्ट्रेस लेना ही नहीं चाहिए। पर आप एग्जाम का स्ट्रेस लिए बैठे हो। नहीं, इसी एज में तो एग्जाम होते हैं। किसने कहा इस एज में होते हैं? 4 साल बाद दे देना। 20 साल की उम्र में ही आपको एंट्रेंस एग्जाम क्यों देना है? 25 की उम्र में दे देना। मैक्सिमम एंट्रेंस एग्जाम्स की लास्ट जो एज होती है मैक्सिमम, वो 30, 32, 35 तक जाती है। अगर आप ग्रेजुएशन करके, पोस्ट ग्रेजुएशन करके, छोटा मोटा कहीं जॉब करके, या चलो जॉब नहीं भी की, थोड़ा आराम से पहले अपना करियर बना लिया, उसके बाद तैयारी करना, इसके बारे में 2 पॉइंट्स आपको बताऊंगा आगे। तो ऐसे कुछ फ्लेक्सिबिलिटी अगर रखी जाए तो ज्यादा अच्छे से आप तैयार हो पाओगे, बीमारी भी दूर हो जाएगी, लाइफ थोड़ी इजी हो जाएगी। बाद में आप थोड़ा 1 या 2 साल भी अगर मेहनत करोगे तो शायद आपका सिलेक्शन हो जाए। बीमारी के रहते हुए आप 5 साल लगा दोगे, पर बीमारी के बिना आप शायद 1 या 2 साल में क्लियर कर लो, क्योंकि तनाव नहीं रहेगा। पर नहीं, हमें तो 20 में ही करना है। क्यों? क्योंकि सारे लोग यही कर रहे हैं, मेरे फ्रेंड्स यही कर रहे हैं, मेरे माता पिता भी यही चाहते हैं, या मैंने ही खुद से प्रॉमिस कर दिया है। कई बार आसपास के लोग नहीं चाहते, हमने ही प्रॉमिस कर लिया। मैंने 10th क्लास से सोच लिया था मुझे एग्जाम क्लियर करना है। अरे 10th क्लास से सोच लिया, उस टाइम पर मजा आ रहा होगा सोचने में, उस टाइम पर ये नई नई चीजें पता चली होंगी कि ऐसे ऐसे एग्जाम होते हैं, तो सोच लिया किसी वजह से। तो सोच बदली नहीं जा सकती क्या? नहीं जी, 10th क्लास में सोचा हुआ पत्थर पे लिखी लकीर होता है। मेरे मास्टर जी ने कहा था कि मैंने तो 6ठी क्लास से सोच लिया था मुझे टीचर बनना है, मैंने भी 10th क्लास से सोचा था, मेरे को तो वही करना है। ये थिंकिंग हमारी सोसाइटी में बहुत ज्यादा कॉमन है। इंडियन सोसाइटी में ये थिंकिंग बहुत कॉमन है कि अगर आपको जीवन में कुछ करना है ना, आपको छोटी सी उम्र में डिसाइड करना है। सबसे बकवास किस्म की ये बात है, सबसे बेहूदी बात है कि आपका 6ठी 8वीं क्लास के अंदर आपका गोल सेट हो जाए। कोई जरूरत नहीं है आपका 6ठी 8वीं क्लास में गोल सेट होने का। खासकर जिसको मेंटल हेल्थ इश्यूज है उसके लिए तो बिल्कुल जरूरी नहीं है। भाई आपकी सोच बदलेगी, आप अपना एक्सपीरियंस लोगे, 4 तरह के लोगों से कंसल्ट करोगे, देखोगे, जानोगे, अपने पोटेंशियल, अपनी एबिलिटी, अपने समझ को देखोगे, आप किस चीज के लिए रेडी हो, क्या चीज में ध्यान लगाना चाहते हो। इसके लिए आपको 2, 4, 5 साल लग जाएंगे। आप 10th क्लास में सिर्फ 10th का एग्जाम का सोचोगे, 11th 12th में सिर्फ साइंस कॉमर्स वाले सब्जेक्ट्स का सोचोगे, तब जाकर आपके पास फुर्सत आएगी कि आप फ्यूचर का कुछ सोचो। आपको कम से कम 4-5 साल चाहिए डिसाइड करने के लिए कि मैं कौन सा करियर में आगे बढ़ना चाहता हूं और किस तरह का एग्जाम देना चाहता हूं। नहीं जी, मैंने तो 11th क्लास से सोच लिया था, साइंस ली थी उसी टाइम सोच लिया था, 12th क्लास में साइंस करते ही सीधा यूपीएससी की तैयारी में लग जाऊंगा। किस लिए? क्यों? ओसीडी हो रहा है, डिप्रेशन हो रहा है, एंजाइटी डिसऑर्डर हो रहा है, और लगे हुए हैं अपने उस 10वीं और 11वीं क्लास के डिसीजन को पूरा करने के लिए। यही चूक होती है। हम सही पॉइंट पर सही चीज बदल नहीं पाते, सही टाइम पर रुक नहीं पाते कि दिमाग की हालत खराब हो रही है, रुक जाओ, अब एग्जाम की तैयारी छोड़ दो, या पता नहीं कौन से सपने पूरे कर रहे हैं, पता नहीं कौन से ऐसे डिटर्मिनेशन लिए हुए हैं कि कल को जाकर मेरी भी कहानी यूट्यूब पर आएगी, जोश टॉक्स के अंदर मैं भी बोलूंगा कि मैंने कितने संघर्ष के साथ मैंने मेंटल डिसऑर्डर से डील करके एग्जाम पास कर लिया। सबके सब जोश टॉक्स में आना चाहते हैं। ज्यादातर लोगों को जोश टॉक्स दिखा दिखा के उसके अंदर सब आना चाहते हैं। किसी की कहानी कहीं सुन ली, किसी पॉडकास्ट पे सुन लिया, मेरी भी कहानी आएगी, मैं भी यहाँ के बताऊंगा, बताऊंगी, देखो कि मैंने कितने संघर्षों के साथ ये एग्जाम पास किया, मेरी कहानी लिखी जाएगी। सब अपनी कहानियां लिखने में लगे हैं। तो एग्जाम पास नहीं करना चाहते, अपनी कहानियां पॉडकास्ट में सुनाना चाहते हो, मतलब पॉपुलर होना चाहते हो, मतलब तुम फेम चाहते हो। तो ये संघर्ष तुम किस लिए कर रहे हो? ताकि मेरा पॉडकास्ट बन जाए, मेरी जोश टॉक्स के अंदर मेरी एक स्पीच आ जाए, ताकि मैं हजारों लाखों लोगों को इंस्पायर करूं। इंस्पायर नहीं करना है आपको, बस आपको जोश टॉक्स में आके दिखना है कि हाँ मेरा भी स्पीच हुई है, मैंने भी बोला है, मैं भी लाइफ में बहुत बड़ा फेलियर था, देखो मैं क्या कर गया। इस कहानियों के इर्द गिर्द ना आपने अपने को भून लिया है। यूट्यूब पर बैठकर जो आप सुबह शाम कहानियां सुनते देखते रहते हो ना, इनकी वजह से आप ऐसे हो गए हो कि अभी तक
कई महीनों सालों से लगे हो इस एग्जाम में, एग्जाम पास करने की कोई कंडीशन दिख नहीं रही है, ज्यादातर लोग नहीं कर पा रहे हैं, ना कर पाएंगे, डिप्रेशन ओसीडी पता नहीं कितना कितना झेल रहे हो, उसके बीच आप ये सब तैयारियां करके तनाव ले रहे हो, और फिर भी नहीं जी लगे रहना है, रुकना नहीं है, रुको मत, चलते रहो। पता नहीं क्या क्या कोट्स आप सुनते हो कि वो कहावत सुन ली, ये लगे रहो, वो लगे रहो, पता नहीं ऐसी क्या क्या बातें सुनते रहते हो जिससे अपने को मोटिवेट करते हो, और ये सारी मोटिवेशनल स्पीच आपके मेंटल डिसऑर्डर को ध्यान में रख के नहीं कही जाती, पर आप लगे हुए उसको फॉलो करने में कि नहीं जी लगे रहो, लगे रहो, कहानियां लिखनी है। और वो ऊपर से वो फिल्म देख ली 12th पास वाली, 12th फेल 12th पास, क्या थी वो फिल्म, वो विक्रांत मैसी वाली, पास। अरे गरीबी के अंदर एक इंसान सड़ रहा था, उसने यूपीएससी क्लियर कर लिया, मैं भी कर जाऊंगा, मेरे ऊपर भी फिल्म बनेगी। सारे इसी उधेड़-बुन में लगे हुए हैं। सोचो ये जो एडीएचडी, ओसीडी, डिप्रेशन वाले पेशेंट्स हैं, डे ड्रीमिंग करते हैं, डे ड्रीमिंग में अपने से ऐसी बात कर रहे हैं, मैं बैठा हूं 50,000 लोगों के सामने और मैं एक लेक्चर दे रहा हूं, मैं बता रहा हूं लोगों को कि देखो ये रही मेरी कहानी, मेरे ऊपर फिल्म बन रही है, अरे मेरे पीछे बड़े बड़े डायरेक्टर आ रहे हैं, मेरी फिल्म बना रहे हैं मेरे ऊपर। सोचते हो आप ऐसा? एक्चुअल में सोचते हो? मुझे कैसे पता, मुझे लोग बताते हैं वो तो ठीक है, बट ये आपकी बीमारी को मैं जानता हूं, कहां कहां किन रास्तों पर आपको ले जा रही है और आपका समय बर्बाद कर रही है, बर्बाद कर रहे हो इन एग्जाम्स के चक्कर में अपनी जिंदगी। 25 की उम्र तक आपको जॉब कर लेना चाहिए, आपको एम्प्लॉयड हो जाना चाहिए, स्पेशली अगर आपको मेंटल डिसऑर्डर है। फिर कह रहा हूं जल्दी से जल्दी फंक्शनल होना जरूरी है तुम्हारे लिए। फंक्शनल मतलब कि अपने को किसी कामकाज में लगा के व्यस्त हो जाओ, ताकि अपनी चिंताएं दूर करके अपने को प्रोडक्टिव मीनिंगफुल सा कुछ फील कराओ, और ताकि अपने मेंटल हेल्थ को बेहतर कर लो। पर ये एग्जाम्स तुम्हारे को स्वस्थ होने ही नहीं दे रहे, क्योंकि हर पड़ाव पर तुम्हारा चैलेंज बढ़ जाता है। हर एक साल के बाद तुम्हारे को लगता है अभी और एक साल, फिर देखेंगे। यहां का जो रिवॉर्ड है ना जल्दी नहीं मिलता। रिवॉर्ड मतलब स्कूल में कॉलेज में एग्जाम दिया, 6 महीने में एग्जाम हो जाएगा, अभी सेमेस्टर है, अभी 4 महीने बाद एग्जाम होगा, रिजल्ट आ जाएगा, पास हो गए, बल्ले बल्ले। यहां पर एग्जाम कब पास होगा, कब डेट आएगी, पेपर लीक हो गए वो तो अलग ही झमेला है, बट चलो डेट आएगी, तैयारी होगी, उसके बाद होगा नहीं होगा। तो ये जो एग्जाम होते हैं, एंट्रेंस एग्जाम, ये बड़े अनरिवॉर्डिंग होते हैं, मतलब आपको जल्दी कोई रिजल्ट दिखेगा नहीं। और मेंटल हेल्थ को अच्छे करने के लिए सबसे पहली चीज क्या कही जाती है, जहां रिवॉर्ड अच्छा मिले, जहां जल्दी रिवॉर्ड मिले, उस रास्ते पर आगे बढ़ो। जैसे होता है ना शॉर्ट टर्म गोल्स, लॉन्ग टर्म गोल्स बनाने हैं कि भाई डिप्रेशन है, 2 महीने बाद का मत सोचो, 2 घंटे बाद का सोचो, बस कि 2 घंटे के अंदर मुझे क्या करना है जिससे मेरा मूड अच्छा हो जाए, बस इतना। तो ये शॉर्ट टर्म गोल्स होते हैं, क्योंकि शॉर्ट टर्म गोल्स जो होते हैं छोटे छोटे ड्यूरेशन में जो पूरे हो जाते हैं, वो आपको रिवॉर्ड देंगे, आपको मोटिवेशन बढ़ाएंगे, आपका इंटरेस्ट अपनी लाइफ में ज्यादा बढ़ेगा, और आप फंक्शनल होवोगे, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। और आपने अपना रिवॉर्ड कहां रखा हुआ है एंट्रेंस एग्जाम में, 1 साल बाद। 1 साल बाद पहले लगे रहो, लगे रहो, लगे रहो, फिर जाके एग्जाम पास नहीं हुआ, कट ऑफ के पास भी नहीं पहुंचे, चलो कट ऑफ के ऊपर निकल भी गए, मनपसंद ऐसा कोई रैंक ही नहीं आया जिससे कि आपका कहीं कुछ ढंग से कुछ आगे सिलेक्शन हो पाएगा, फिर इंटरव्यू भी देना है, ना जाने क्या क्या झमेले हैं। तो हो क्या रहा है कि आप एक ऐसे काम में लगे हो जिसका रिवॉर्ड जल्दी नहीं मिलता, तो आपका कॉन्फिडेंस नहीं बढ़ेगा, इससे आपका स्ट्रेस और बढ़ेगा। एक लर्न्ड हेल्पलेसनेस डेवलप हो जाती है। लर्न्ड हेल्पलेसनेस का मतलब क्या होता है कि हम बार बार एफर्ट लिए जा रहे हैं और फिर भी कहीं ठिकाने नहीं लग रहे। इससे क्या होता है, अंदर एक बहुत ही लाचारी आ जाती है, और इस लाचारी की वजह से आपका ओसीडी, एंजाइटी, डिप्रेशन, साइकोसिस, बाइपोलर सब बढ़ जाएंगे, सबके ऊपर नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा। तो आप कर क्या रहे हो इन एग्जाम्स की वजह से, आप अपना मेंटल डिसऑर्डर सीवियर कर रहे हो। वो माइल्ड मॉडरेट लेवल का जो आपका डिसऑर्डर है वो सीवियर लेवल की कैटेगरी में हो रहा है। क्यों? क्योंकि दिन ब दिन आपका समय गुजरता जा रहा है, बर्बाद होता जा रहा है, आप जिस चीज के लायक हो करने के, आप वो कर नहीं पा रहे। अब मैं यहां पे थोड़ा समाधान बताऊंगा, कुछ ऐसे समाधान जो कि लेने चाहिए ताकि इस तरीके की उधेड़बुन से, इस तरीके की दौड़ से आप बाहर आ पाओ, जो कि आमतौर पर मैं अपने काफी क्लाइंट्स को सजेस्ट करता हूं। एक तो सबसे पहली चीज यही कि आपको समय पर रुक जाना है, कि भाई अब हमें लगे नहीं रहना। माना कि उस एग्जाम में 6 अलग अलग आपको ट्रायल दिए हैं, ऑप्शन दिए हैं, 2 या 3 के बाद रुक जाओ, इसके बाद मत बढ़ो आगे, क्योंकि 2 या 3 में आपको क्लियर हो जाएगा कि आप कितना आगे बढ़ सकते हो, कितना इसके अंदर स्कोर कर सकते हो। 5-5, 6-6 साल तक मत लगे रहो, 2 साल मैक्सिमम बस। क्यों? क्योंकि आपको मेंटल डिसऑर्डर है, आप डिप्रेशन से गुजर रहे हो, आप एंजाइटी डिसऑर्डर से सफर कर रहे हो। ज्यादा समझदार इंसान तो वो होगा, मैं कहूंगा, एक अटेम्प्ट के बाद ही छोड़ दे, भाई ठीक है अब नहीं हो रहा, देख लिया, कर लिया, तनाव आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा, नहीं हो रहा, बहुत मेहनत लगेगी, कोई कोर्स कर लेते हैं, ग्रेजुएशन कर लेते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन कर लेते हैं। पहले ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन करने से फायदा क्या है? आप अपने को किसी सब्जेक्ट में ज्यादा होशियार, ज्यादा मैच्योर बना देते हो, आप अपने को एक
बहुत ही फ्री, बहुत ही स्ट्रेस फ्री एजुकेशन देने के लिए खुद को अलाउ करते हो। क्योंकि अगर आप मान लो पीजी भी कर रहे हो तो आपको वही क्लासेस अटेंड करनी है, मस्ती होगी, फ्रेंड्स होंगे, दोस्त वगैरह के साथ आपका समय जाएगा, हैंग आउट करोगे, इधर उधर की बातें होंगी, तो मेंटल डिसऑर्डर से डील करना आसान हो जाएगा। ध्यान रखें, मेंटल डिसऑर्डर के रहते कभी भी बहुत डिफिकल्ट टारगेट्स, डिफिकल्ट गोल्स की तरफ नहीं आगे बढ़ना चाहिए। ये पूरा का पूरा जो डिस्कशन है ना, इसका अगर मैं एसेंस कहूं आपको, निचोड़, इसका जो मेन पॉइंट है, कोर इशू, वो यही है कि मेंटल हेल्थ के रहते डिफिकल्ट टारगेट्स अचीव करने की तरफ नहीं बढ़ना चाहिए। पहले आपको अपने लाइफ की कुछ ऐसी व्यवस्था बनानी चाहिए ताकि आप बीमारी को भी दूर कर पाओ और छोटे छोटे गोल्स अचीव करके पहले इस लायक बन पाओ कि आपके माइंड की कैपेसिटी हो डिफिकल्ट चीजों पर आगे बढ़ने के लिए। तो आप क्या कर सकते हो, सिंपल, पहले आप या तो कोई कोर्स में इनरोल हो जाओ, आराम से मजे से अपना कोर्स करो, वेस्ट तो हो नहीं रहा टाइम, डिग्री तो मिल ही जाएगी, और इस बीच आप किसी सब्जेक्ट को ज्यादा अच्छे से समझ जाओगे, ज्यादा अच्छे से उसके अंदर इन डेप्थ स्टडी कर लोगे, ज्यादा जान लोगे। क्योंकि बहुत से एग्जाम क्या करते हैं, आपको 12th या ग्रेजुएशन के बाद देने होते हैं। अब ऐसे में आपके पास इतना परिपक्वता, इतनी मेच्योरिटी होती ही नहीं कि किसी भी सब्जेक्ट या किसी भी कोर्स के ऊपर आप कोई अथॉरिटेटिव मैनर में, कोई कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ पाओ। जैसे कोई भी इंसान होता है वो अपने एरिया में एक्सपर्टीज रखता है, तो पढ़ के आपको पता चल जाता है कि आप इस सब्जेक्ट में अच्छे हो गए, आपको बहुत चीजें आती हैं, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, आपकी पकड़, आपकी गहराई बढ़ती है, आपकी समझ ज्यादा हो जाती है। तो अगर आप कोई कोर्स करते हो तो ज्यादातर ये जितने भी पेपर होते हैं, जैसे यूपीएससी है, उसमें एक और सब्जेक्ट का पेपर देना होता है, एक तो जनरल एप्टीट्यूड वाला हो गया और एक आपका कोई दूसरा सब्जेक्ट पेपर होता है। तो आप वो जो सब्जेक्ट पेपर पढ़ रहे हो उसके लिए आपको एक फ्री माइंड से सोचना आना चाहिए। आप पहले अपना ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन में टाइम दो, सब्जेक्ट पढ़ो, हिस्ट्री ऑनर्स पढ़ो, पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स पढ़ो, कोई बायोलॉजी के किसी सब्जेक्ट में हो, मैथ्स ऑनर्स पढ़ रहे हो, जूलॉजी फिजिक्स ऑनर्स पढ़ रहे हो, कॉमर्स के किसी सब्जेक्ट में हो, बीबीए पढ़ रहे हो, बीकॉम पढ़ रहे हो, जो भी आपका सब्जेक्ट है, इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो, वट, आप इस सब्जेक्ट के अंदर पहले जब अपने को थोड़ा एक्सपर्ट बना लोगे, थोड़ा सा अपने सब्जेक्ट पर पकड़ ले लोगे, तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपकी कॉग्निटिव एबिलिटीज में इंप्रूवमेंट आएगी। उससे क्या होगा, जब आप पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद इन एग्जाम्स को देना शुरू करते हो, इसके लिए तैयारी शुरू करते हो, तो आपको जल्दी समझ में आएगा। 18 के बाद आप अगर इन मुश्किल एग्जामों की तरफ बढ़ जाओगे तो आपके पास इतनी साइकोलॉजिकल मेच्योरिटी है ही नहीं कि आप उन कॉन्सेप्ट्स को समझ पाओ। 24 की उम्र में अगर आप शुरू करते हो तो जितना मेच्योरिटी के साथ आप अपनी पढ़ाई कर पाओगे, 18 की 19 की उम्र में आप उतनी मेच्योरिटी के साथ पढ़ ही नहीं पाओगे। आपने अभी दुनिया देखी नहीं, बाहर की दुनिया में पता ही नहीं आपको कि क्या हो रहा है, तो आप बड़े फ्रेश तरीके से चीजों को परस्यू कर रहे हो। उस फ्रेश तरीके में आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग लेने में ही 1-2 साल निकल जाएंगे। तो लगेगा 2 साल से ट्राई कर रहे हैं, एग्जाम पास नहीं हुआ, पर बात एग्जाम की नहीं है, बात है आपके दिमाग में अभी कॉन्सेप्ट पढ़ना तो शुरू हुए हैं, और वही कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग आप अपने सब्जेक्ट की, अपने किसी ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स से ले सकते हो, और उस बीच अपना यूट्यूब देखते रहो, अपनी नॉलेज बढ़ाते रहो, दुनिया जहान की वीडियोस देखो, समझो, जानो, गहराई लाओ अपनी समझ में। किसी एक सब्जेक्ट को पकड़कर अगर आप उसके अंदर अच्छे से घुस जाते हो, आपकी नॉलेज भी बढ़ेगी, कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा, और कल को किसी भी टाइप का एग्जाम दोगे उसको करने लायक बनोगे, साथ ही मेंटल डिसऑर्डर रिजॉल्व हो जाएगा। तो ज्यादा अच्छा तरीका यही होता है कि आप खुद को थोड़ा टाइम दो हील होने के लिए, डिसऑर्डर जाए, और साथ ही आप अपने को किसी सब्जेक्ट में एक्सपर्ट बनाओ। फिर इसके साथ क्या होगा, जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी आपकी कॉग्निटिव एबिलिटी में इंप्रूवमेंट आ चुकी होगी, आपकी थिंकिंग ज्यादा लॉजिकल हो जाएगी, आपकी रीजनिंग एबिलिटी इंप्रूव हो जाएगी, आपका कॉन्सेप्ट को समझने का तरीका थोड़ा बेटर हो जाएगा, आपको क्लैरिटी आएगी, आप जल्दी चीजें समझ पाओगे, ग्रेस्पिंग पावर बढ़ जाएगी। क्योंकि आपने 5-7 साल किसी सब्जेक्ट को दिया है, किसी टॉपिक पर ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन में दिया है, तो अब आपको चीजें समझना आ चुका है। स्कूल के सब्जेक्ट्स बहुत अलग होते हैं, कॉलेज के सब्जेक्ट्स बहुत अलग होते हैं। कॉलेज की पढ़ाई बनाई ही इसी हिसाब से जाती है ताकि आप एक ही टॉपिक के अंदर और ज्यादा डिटेल में और ज्यादा गहराई से पढ़ लो, समझ लो। और आप एग्जाम दे रहे हो, एग्जाम के अंदर ये 50 तरह की चीजें पढ़नी है, टीचर क्या बता रहा है उसको फॉलो करना है, किताब में क्या नोट्स दिए है उसको फॉलो कर रहे हो, दिमाग में अभी आपने कुछ चीजें बिठाई नहीं, सीखे हो नहीं, किसी सब्जेक्ट पर पकड़ आपकी बनी नहीं है, और लग गए हैं एग्जाम देने के लिए। तो आप बहुत ही इमेच्योर स्टेट के अंदर इन एग्जाम्स के लिए तैयारी करते हो। तो पहले खुद को मैच्योर बनाओ, पहले खुद को किसी फील्ड के अंदर अपनी पकड़ मजबूत करो। इनफैक्ट आप पीजी होने के बाद आप 2-4 साल जॉब करो। कुछ एग्जाम्स आपके ऐसे होंगे जिसकी मान लो लास्ट डेट जो है आपकी, जो एज के हिसाब से जो है वो आपकी 30 साल है, 35 साल है, और अगर आप SC ST OBC से हो तो आपकी और 2-4 साल आगे ज्यादा होगी। ऐसे में तो आपके पास और अच्छा मौका है, पहले अपनी युवावस्था में 25-27 साल की उम्र तक अगर एग्जाम काफी लेट एज तक दे सकते हो
तो 25 की उम्र तक आप सिर्फ पढ़ाई करो और जॉब करो, सिंपल। फंक्शनल बनो पहले, इस लायक बनो कि कल को अगर आपको एग्जाम की तैयारी करनी हो तो आप उसके लिए मेंटली फिट हो। वो आप मेंटली फिट नहीं हो रहा, इन एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, इसीलिए तो लटक जाते हो, इसीलिए तो बीमारियां बढ़ती हैं। पहले मेंटली फिट बनो, उसके लिए आपको पहले फ्री माइंड से अपने को पढ़ाई में तो लगे रहना है, जॉब की तरफ भी फोकस कर सकते हो। कर लो 2-4 साल की कोई गवर्नमेंट जॉब ही कर लो, चाहे कोई इजी सा एग्जाम दे दो। अब मैं उस पर आऊंगा, इजी एग्जाम वाली बात पर किसी भी तरह से फंक्शनल हो जाओ पहले। बीमारी को दूर करने में, मेंटल हेल्थ वाली जो बीमारी है उसको दूर करने में सबसे बड़ा जो मील का पत्थर साबित होगा वो आपका फंक्शनल होना होगा। अगर आप कहीं करियर बना लेते हो, इससे आप मैच्योर भी हो जाओगे, जो आप एग्जाम्स दोगे उनको जल्दी ग्रैस्प कर पाओगे, कॉन्सेप्ट जल्दी समझ पाओगे, स्पीड आपकी तेज होगी, क्योंकि आपने 5-7 साल एक हाई कॉग्निटिव एक्टिविटी के अंदर स्पेंड किए हैं। मतलब आपको ग्रेजुएशन करनी है, पोस्ट ग्रेजुएशन करनी है, या कोई और हल्के लेवल का एग्जाम देना है, उसमें आपने 5-7 साल बिताए होंगे। आपकी कॉग्निटिव एबिलिटी इंप्रूव हो चुकी होगी, आपको चीजें समझना आ चुका होगा, आपको दुनिया को जानना, देखना, समझना आ चुका होगा। ऐसे में आप जब अपने उस एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करने जाओगे ज्यादा स्ट्रांग फील करोगे, ज्यादा जल्दी चीजें दिमाग में बैठेंगी। तो ये भी होता है, ये होता है साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव कि माइंड को पहले इस लायक बनाओ कि आप ये डिफिकल्ट एग्जाम कर पाओ। पीएचडी लेट एज में क्यों की जाती है? आज के टाइम में पीएचडी लोग बहुत जल्दी करके बैठ जाते हैं, जबकि ये एक्चुअल तरीका नहीं होता। पीएचडी के लिए आपको किसी सब्जेक्ट के अंदर इन डेप्थ स्टडी करना आना चाहिए। आमतौर पर तो अगर तरीका फॉलो किया जाए तो कम से कम 35-40 की उम्र में इंसान को पीएचडी की तरफ बढ़ना चाहिए। इनफैक्ट पीएचडी की वजह से जो प्रमोशन होते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, उसमें भी कम से कम 10-15 साल लग जाते हैं। मतलब आप इस लायक बनो कि आप किसी फील्ड को, किसी एरिया के अंदर पकड़ बना पाओ, इसके लिए आपको कम से कम 10-15 साल चाहिए किसी एक फील्ड में। तब जाकर आपकी गहराई बढ़ती है, उसके अंदर पकड़ मजबूत होती है, और तब आप कुछ बेटर डिस्कवर कर पाते हो या कुछ इन्वेंट कर पाते हो। पर लोग क्या कर रहे हैं, 26-28 की उम्र में पीएचडी करके बैठ गए हैं। बस बेसिक से वो फॉर्मल रिक्वायरमेंट पूरी करने आती है, कॉलेज ये मांगता है, कॉलेज की रिक्वायरमेंट्स ये हैं, हमें ये पूरा करके देना है, थीसिस लिख दी, थीसिस भी बाहर से लिखवा रहे हैं। पर जैसे तैसे करके आप अपना पीएचडी कर रहे हो, पर ये तरीका सही नहीं है। पहले जमाने में जो शुरुआत हुई थी पीएचडी की, डॉक्टोरल थीसिस या डॉक्टोरल की जो उपाधियां दी जाती थी वो 40-50 की उम्र में दी जाती थी। धीरे धीरे कॉलेजों में जो कोर्सेज आ गए, उन्होंने इसको 28-30 में निपटाना शुरू कर दिया। क्यों पीएचडी लेट होनी चाहिए? आपकी सोच में गहराई आएगी। इसी तरह आपको कई सारे एंट्रेंस एग्जाम्स भी क्लियर करने चाहिए। जल्दी जल्दी जल्दबाजी में मत रहो कि 20 में ही कर लो, 22 में ही कर लो। ये ट्रेंड न जाने कहां से शुरू हुआ कि अच्छा अभी ना स्टूडेंट हो, अभी ताजा ताजा स्कूल पास किए हो, अभी माइंड फ्रेश है, अभी कर लो, नहीं तो बाद में ना मन नहीं करेगा। जिसको करना होता है ना वो बाद में भी कर लेता है। बहुत से लोग देखो जो ये यूपीएससी क्लियर कर रहे हैं, मेरे पास फिलहाल डेटा नहीं है, पर मैं अक्सर इनके इंटरव्यूज वगैरह देखता हूं, तो ज्यादातर इनकी जो उम्र होती है वो 25 के बाद की होती है, जो टॉप 10 टॉप 20 में आए हैं। कभी थोड़ा लिस्ट उठा के देखना, शायद मे भी कभी इस टॉपिक पर, इस तरह वीडियो बनाऊंगा यूपीएससी के टॉपिक पर, तो मैं भी वो डेटा लेकर आऊंगा। बट मोटे तौर पर मैं देखता हूँ ये जो इंटरव्यूज होते हैं इसमें सबकी उम्र 25, 28, 30 के आसपास की होती है, जो टॉपर्स की लिस्ट में होते हैं। कुछ कुछ को छोड़ दिया जाए, अगर कुछ कुछ हमेशा एक्सेप्शन रहेंगे, ऐसा कोई रूल नहीं है, बट स्टिल हम मेजॉरिटी की बात करते हैं स्टैटिस्टिकली। उस हिसाब से देखा जाए तो ऐसी क्यों हो रहा है कि लेटर एज में जाकर ही ये लोग क्लियर कर रहे हैं? इनमें से ज्यादातर पहले अपना छोटा मोटा करियर बना लेते हैं। क्यों? क्योंकि वो परिपक्वता इनमें आ जाती है। इसीलिए थोड़ा अगर लेट शुरू किया जाएगा इन एग्जाम्स में अपीयर करना तो ज्यादा फायदे का हो सकता है। दूसरा कि आप फ्लेक्सिबल रहो और अपने एग्जाम्स बदल दो। यूपीएससी की तैयारी करनी है, नीट की तैयारी करनी है, क्यों? बाकी लोग क्या एग्जाम देकर के अच्छी जॉब नहीं कर रहे, अच्छी जिंदगी नहीं बिता रहे? पर मेंटल डिसऑर्डर के रहते हम कभी हल्की चीज के साथ रेडी नहीं हो पाते, तैयार नहीं हो पाते। नहीं जी, करेंगे तो कोई बड़ा एग्जाम देंगे, स्टेटस की बात है भाई, स्टेटस होना चाहिए, मानसिक स्वास्थ्य की ऐसी की तैसी हो जाए, स्टेटस होना चाहिए, 50 लोगों को बताना है। किन 50 लोगों को बताना है? क्या हो जाएगा उनको बता के? क्या कर लेंगे वो? आपको मालाएं पहनाएंगे, रोज रोज सुबह खड़े होकर आपके पूरे गांव की पूरी सड़क पे लोग मालाएं पहनाएंगे आपको कि अरे वाह देखिए जी, ये यूपीएससी क्लियर करके आए हैं नवाब जी, इन्होंने तो डिप्रेशन ओसीडी के रहते हुए भी क्लियर कर लिया, चलो जी पूरा गांव रोज सुबह लाइन लगा ले और इनको माला पहनाए। ऐसा होगा क्या आपके साथ? चलो हो भी गया, मैं कहता हूं ये हो भी गया, तो क्या हो गया इससे? मजे आ गए? इसके लिए पढ़ाई कर रहे हो, माला पहनने के लिए? मतलब इतना ही लेवल रह गया आपका कि बस एक माला पहनने के लिए आप एग्जाम दे रहे हो? मतलब एग्जाम किस पर्पस पे दिया जाता है, क्या बनना है, क्या आपके पास अथॉरिटी पावर आएगी, उसके लिए नहीं भाई, हमें तो ये काम पूरे करने हैं। अब आप कहोगे नहीं नहीं, मेरे को तो यूपीएससी इसी वजह से क्लियर करना है, देश की सेवा करनी है। चलो भावना तो अच्छी है,
पर ये भावना डिसेप्टिव है, क्योंकि ये भावना भी आपको बाहर से दी गई है। आपके दिमागों में डाला जाता है देश की सेवा, देश की सेवा। एस्पिरेंट्स टीवीएफ की सीरीज देखी, देश की सेवा करनी है, देश को बदलना है। गड्ढा है वहां पर, पानी भर रहा है, उसको कैसे ठीक किया जाए, उसमें दिमाग लगाओ, देश की सेवा हो रही है। ये छोटे छोटे इंसिडेंट्स ठीक है, अच्छे हैं, दिखाने के लिए, अवेयरनेस के लिए, जिम्मेदारी महसूस कराने के लिए सही है। पर ज़्यादातर लोग इस वजह से यूपीएससी के एग्जाम नहीं दे रहे, वो अपना स्टेटस ऊंचा करने के लिए एग्जाम दे रहे हैं। तो साइकोलॉजिकल रियलिटी तो यही है। अब खुद को समझाने के लिए कि मैं अपने स्वार्थ के लिए नहीं कर रहा, मैं स्टेटस के लिए नहीं कर रहा, मुझे पावर नहीं चाहिए, मुझे तो देश की सेवा करनी है, ये अपने को धोखा देते हैं। कुछ लोग ईमानदारी से सच में देश की सेवा करना चाहते हैं, बाकी सब भेड़ चाल में कर रहे हैं। सबको बस अपने परिवार को और अपने रिश्तेदारों को दिखाना है, क्योंकि ऐसी इंटेंशन रहती है, इसलिए ज़्यादातर लोगों का क्लियर हो नहीं पाता। तो आपको अपने अंदर टटोल के देखना पड़ेगा कि आप किस वजह से एग्ज़ाम देना चाहते हो। बड़ी बड़ी बातों में मत पढ़ो, प्रैक्टिकल रियलिटी देखो। आप में से बहुत से लोग तो बस इसीलिए एग्ज़ाम दे रहे हो, डिफ़िकल्ट एग्ज़ाम, नीट का या कोई और दूसरा एग्ज़ाम, कि किसी तरह की अपनी अंदर की कोई इन्फीरियोरिटी को पूरा कर लो। साइकोलॉजिस्ट अक्सर ये चीज़ देखते हैं कि हम कोई भी काम करते हैं तो हम किसी अपने अंदर की कोई इन्फीरियोरिटी पूरा करना चाहते हैं। ऐसा लगता है कि हमारे जीवन में किसी तरह की कमी है, गरीबी है, स्टेटस नहीं है, या जो भी कारण होते हैं जो आम इंसान के जीवन में होते हैं, उसको पूरा करने के लिए कर रहे हैं, और उसका बोझ एक इंसान ले लेता है अपने ऊपर। इसीलिए जिस चीज़ को जितना ग्लोरीफाई करके दिखाया जाता है, उसका एक्चुअल मोटिव लोग पूरा नहीं कर रहे होते, वो उस तरह से नहीं चल रहे होते। तो आपको थोड़ा फ्लेक्सिबल होकर कुछ दूसरा ऑप्शन चुनो, छोड़ दो ये मुश्किल एग्जाम्स की तरफ आगे बढ़ना। जैसे मैंने कहा आपको कि रिवॉर्ड लेने की तरफ आगे बढ़ना है। रिवॉर्डिंग क्या होता है? जो छोटा चीज़ हो, आसान हो, जल्दी पूरी हो पाए, जल्दी कहीं ठिकाने लग जाओ और कॉन्फिडेंस आ जाए, बस कुछ तो कर लिया, अच्छा कर लिया, अच्छी कमाई हो रही है, ठीक ठाक लाइफ स्टेबल चल रही है, परिवार चल रहा है, लोग खुश हैं, हम खुश हैं, बहुत बढ़िया। सबको 30 मार खां बनना है, सबको पॉडकास्ट में आना है। सारे के सारे लोग पॉडकास्ट में आते रहेंगे तो बस बोलने वाले रह जाएंगे, सुनने वाला कौन बचेगा? तो पॉडकास्ट में आने के लिए किसी और को छोड़ो। तो ये मैं डिस्कशन अब यहाँ पर फिलहाल अंत करूँगा, क्योंकि बहुत लंबी डिस्कशन है और इस पर मैं शायद कई घंटों बोल सकता हूँ, क्योंकि बहुत से इश्यूज़ हैं। अभी भी मैं कई इश्यूज़ को ज़्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं किए हूँ, कुछ चीज़ें छू ली हैं मैंने, कुछ चीज़ों को मैंने ज़्यादा जोर दिया है, आगे कभी और डिस्कस करूँगा। पर यहाँ थोड़ा सा एक वाइज डिसीजन लेना ज़रूरी है, अपने बुद्धि, चेतना, विवेक का इस्तेमाल करना ज़रूरी है कि आप कौन से एग्ज़ाम की तरफ आगे बढ़ रहे हो, कब आपको रुकना है, कितना आप इस लायक खुद को समझते हो कि आप कर सकते हो, क्या आपके पास और दूसरे ऑप्शंस अवेलेबल हैं जिनकी तरफ आप बढ़ सकते हो, कहीं आप अपना डिसऑर्डर जो है, मेंटल डिसऑर्डर बढ़ा तो नहीं रहे, सिम्टम्स को बढ़ा तो नहीं रहे हो कहीं इस एग्ज़ाम के चक्कर में, क्योंकि एग्ज़ाम आपको स्ट्रेस दे रहा है। और बोला जाता है ना, जहाँ स्ट्रेस मिले उस चीज़ से बाहर रहो, स्ट्रेस कम करो। तो आपकी एक्सपेक्टेशंस और एग्ज़ाम का जो लोड है उसको कम तो करना पड़ेगा। और माता पिता क्या चाहते हैं? माता पिता के सपने बहुत हल्के फुल्के हैं, वो बदल जाएंगे, आप बदल जाओ सपने बदल जाएंगे उनके। तो वो कोई सपने कोई ऐसे स्थायी परमानेंट नहीं है, ना तो आपके सपने परमानेंट हैं कि मैंने 10वीं क्लास में सोच लिया था, 12वीं में सोच लिया था ऐसा करूं तो यही करना है अब जिंदगी भर, खुद को ही गुलाम बना दिए अपने सपनों के। ना किसी और के सपने आपको पूरा करने का कोई ऐसा कोई ज़बरदस्ती है कि नहीं जी उनके सपने करने हैं, आप कुछ और बन जाओ, बढ़िया कर लो, उनके सपने बदल जाएंगे। अरे हाँ, हमारे बेटे ने तो ये कोर्स कर लिया, उसने तो ये जॉब कर ली, बड़ा अच्छा कर रहा है, 4 लोगों में वो ये बताएंगे। माँ बाप को तो आपकी तारीफ करनी है 4 लोगों में, चाहे वो बताएं कि आपका यूपीएससी के बाद आपकी तारीफ करें, चाहे नीट के बाद करें, चाहे आपका कोई सीजीएल के एग्जाम के बाद करें, या कोई और पीएससी का या किसी और एग्जाम के बाद, उनको तो तारीफ कर देनी है आपकी। क्यों? क्योंकि वो तो माता पिता है, वो तो आपके तरक्की पर 4 लोगों को बताएंगे। तो उनको कोई और कोर्स करके दे दो कि भैया अब इसकी तारीफ करो, चलो जी अब मैं ये कोर्स कर लिया, एग्जाम पास कर लिया, बताओ आप सबको। मतलब बेसिकली आपको माता पिता के हिसाब से नहीं चलना, वो आपके हिसाब से चलेंगे, पर आपको पहले अपने हिसाब से चलना है। अपने हिसाब से चलोगे तो दूसरे भी आपका अनुसरण कर लेंगे, वो भी आपको जैसे हो जैसा दिखाओगे वैसा मान लेंगे, बस हो गया, खत्म हो गई, दूसरों को ना ही ज़्यादा दिखाना कुछ। तो थोड़ा ऐसा फ्लेक्सिबल अप्रोच रखनी है। पूरे वीडियो का जो मेन मोटिव था वो ये कि थोड़े फ्लेक्सिबल बनो, और इस होड़ में जो लगे हो कि ये एग्जाम करना है, एग्जाम करने से बाहर आओ। कुछ नहीं मिल रहा है इसमें, बेकार में समय बर्बाद कर रहे हो, लाइफ बर्बाद कर रहे हो, सुसाइडल हो रहे हो। ये जो इतने सारे सुसाइड हो रहे हैं ये किस वजह से होते हैं? एग्जाम पास ना करने के। कोई और ऑप्शन ही नहीं समझा, परफेक्ट स्टैंडर्ड रख लिए, यही करना था, ये नहीं हो पाया तो लाइफ में कुछ नहीं हुआ। सिर्फ इतना काफ़ी नहीं है कि आप दूसरी ऑप्शन सोच के रख लो कि नहीं और भी ऑप्शंस कर सकते हो, वो बात ठीक है, पर पहले आप समझो कि आप किस ट्रैप में फंसे हो। जो मैंने इस वीडियो में जो बात किया है वो आपके ट्रैप के बारे में बात किया है, आपकी सोच, आपके बीमारी की वजह से आपके संघर्ष, और उससे आने वाला आपका एक्सपेक्टेशंस का बोझ, और उस ट्रैप में जो आप फंसे हो उससे बाहर निकलना है। और वो तभी निकल सकते हो जब उसको पहचानोगे।
इसीलिए ऐसी वीडियोस जो मैं बनाता हूँ ना, थोड़ी कड़वी होती हैं, थोड़ा सीधे तौर पर अटैक करती हैं आपकी सोच को, आपकी जो रिजिड थिंकिंग है। और क्योंकि आप अभी युवा हो, तैयारियां कर रहे हो, तो आप जल्दी खुद को बदल सकते हो। नहीं तो बाद में रिग्रेट करते रह जाओगे, अफसोस जताते रह जाओगे, क्या काश मैं वो कर लेता, काश उस टाइम पर मुझे सही इलाज मिल जाता, काश मैंने उस टाइम सही थेरेपी ली होती, काश ये किया होता। बस यही काश 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 में रह जाओगे। तो अपनी ऐसी स्टोरीज मत बनाओ, आप अपनी स्टोरी चेंज करो, अपनी खुद की स्टोरी बेहतर ढंग से लिखो और थोड़ा फ्लेक्सिबल होके लिखो। वो वाली स्टोरी लिखोगे ना, तो जो स्टॉक्स में अगर कभी चले भी गए तो बताने में मजा भी आएगा, ये भी स्टोरी बता सकते हो। क्योंकि अल्टीमेटली स्टोरी बतानी है ना, पॉपुलर ही होना है ना, तो ठीक है कोई और स्टोरी बता देना। स्टोरी सुनने वाला तो उस पर भी ताली बजा देगा, उसको तो कहानी सुननी है आपकी, उसको तो एक वीडियो देख के अपना थोड़ा टाइम पास करना है, तो उसको तो कुछ भी कंटेंट दो कि टाइम पास कर लेगा वो। तो ऐसे में आप अपने हिसाब से अपनी स्टोरी लिख लो जो लिखना चाहते हो, पर थोड़ा ढंग का लिखो ताकि दिमाग की ऐसी की तैसी ना करो। तो अब आगे कभी और कुछ डिस्कस करेंगे इस टॉपिक पर। ये वीडियो यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।